क्वेश्चन नंबर मेरा फर्स्ट कहता है किस पेशवा के समय मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार था। ठीक है, याद रखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा बालाजी बाजीराव। याद रखिए बालाजी बाजीराव के समय। अब रहा सवाल कि बालाजी बाजीराव की बात है तो इसका कार्यकाल कब से कब तक था, तो याद रखिए 1740 से 1761। याद रखिए 1740 से 1761। और इनका लोकप्रिय नाम क्या था, तो यार इनको नाना साहब भी कहा जाता था, नाना साहब भी कहा जाता था, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन यहाँ पे 2 कहता है अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था, तो कब हुआ था, इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा लॉर्ड एलनब्रो के समय हुआ था। याद रखिए लॉर्ड एलनब्रो के समय हुआ था। इनका कार्यकाल कब से कब तक था, तो याद रखिए 1842 से 1844 तक, याद रखिएगा। चलिए ठीक है, तो ये सब चीज़ें फैक्ट आप लोग को याद होना चाहिए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कहता है किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, किस समाज सुधारक को, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा दयानंद सरस्वती को। याद रखिए दयानंद सरस्वती को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आशा से तेबिया देखो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने एक नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। याद रखिए वेदों की ओर लौटो, किनका नारा, तो याद रखिएगा दयानंद सरस्वती का। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अलवर्दी खां बंगाल का नवाब कब बना था, बंगाल का नवाब कब बना था, याद है इसका राइट आंसर बस सी हो जाएगा 1740 ईस्वी में बना था ये बंगाल का नवाब। अलवर्दी खां जो है बिहार का सूबेदार कब बना था, तो याद है 1739, और उसके बाद 1740 में इसको बंगाल का नवाब बना दिया गया। ठीक है, इनका मूल नाम क्या था, तो मिर्जा मोहम्मद खां। याद रखिए इनका मूल नाम क्या था, तो मिर्जा मोहम्मद खां, किनका, अलवर्दी खां का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 कहता है निम्नलिखित में किसे पश्चिम भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा एम.जी. रनाडे को कहा जाता है, एम.जी. रनाडे को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 कहता है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके समय में किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। याद रखिए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय राजधानी कलकत्ता से कहाँ चला गया, दिल्ली चला गया। अब ये कब गया था, तो याद रखिए 1911 की बात है, 1911 ईस्वी की बात है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 7 कहता है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं, आपसे पूछा जा रहा है कौन सुमेलित नहीं है। देखिए अमृत बाजार पत्रिका जो है ये शिशिर कुमार घोष से संबंधित, ये सही है। मिरातुल अखबार का संपादक कौन थे, तो याद राजा राम मोहन राय भी राइट है। इंडियन मिरर मनोहर घोष एवं देवेंद्र नाथ टैगोर ये भी राइट है। लेकिन द लीडर जो है ना गोपाल कृष्ण गोखले नहीं, यानी द लीडर का संस्थापक या प्रकाशक बोल सकते हैं, द लीडर का गोपाल कृष्ण गोखले नहीं। इनके कौन है, तो मदन मोहन मालवीय। याद रखिएगा मदन मोहन मालवीय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 कहता है भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के शासन काल में बिछाई। भाई बहुत इजी क्वेश्चन अब हो गया है, क्योंकि बहुत बार आप लोग प्रैक्टिस सेट अगर कर रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि हम लेवल किस तरह से कहाँ जा रहा है ना। तो क्वेश्चन सब थोड़ा थोड़ा एक ही क्वेश्चन आ रहा है सब सेट में घुमा फिरा कर। ठीक है, तो खैर आप लोग जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं कीजिए, बस दम जान लगा दी कहा था ना, जब जान लगा दीजिए, क्योंकि बस एक सीट आप कंफर्म करें, बस एक सीट आप कंफर्म कर लें, क्योंकि ये मौका बार बार हाथ से बार बार मौका आने वाला नहीं। जितना वैकेंसी भी टीचर का आया है, ठीक है ना, बार बार ये आने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर भारत का प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी, तो याद है इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के समय। ठीक है, और ये कब बिछाया गया था, याद रखिएगा 16 अप्रैल, डेट भी याद रखिएगा 16 अप्रैल 1853 को। याद है 1853 को। अब कहाँ से कहाँ तक, मुंबई से थाने तक कितने किलोमीटर, तो 34 किलोमीटर। तो ये सब फैक्ट आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन कब हुआ था। देखिए अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन की बात किया जा रही थी, कब हुआ था, तो याद है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1918 में। याद रखिए 1918 में। और एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किस आंदोलन में किया गया था, यानी पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किस आंदोलन में किया गया था, तो याद रखिएगा यही अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में किया गया था, तो यानी 1918 में ही किया गया था। ये भी फैक्ट आप लोग को याद होना चाहिए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है मानव के लिए एक धर्म एक जाति एक ईश्वर का नारा किसने दिया था। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो याद है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा नारायण गुरु। याद रखिएगा नारायण गुरु ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 कहता है वह किसान आंदोलन जिसमें पहली बार सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया गया था, पहली बार किया गया था, याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका
इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी चंपारण सत्याग्रह। याद रखिए चंपारण सत्याग्रह कब की बात है, 1917, याद है 1917, ठीक है चलिए। और इस चंपारण जो विद्रोह जो हुआ था किससे रिलेटेड, यानी तीन कठिया प्रणाली। तीन कठिया प्रणाली का मतलब हुआ कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती, ठीक है ना, नील की खेती करना, ये अंग्रेज का था। अंग्रेज का काम था कि अब 20 कट्ठा आप रोप रहे तो उसमें 3 कट्ठा आपको नील की खेती करना है, ठीक है चलिए। आगे बढ़ते हम लोग, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बीपीएससी में हमेशा ही क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो याद है इसका राइट आंसर आपका डी हुआ स्वामी सहजानंद सरस्वती। याद है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है। अब रहा सवाल कि अखिल भारतीय किसान सभा की बात होती है, इसकी स्थापना कब हुआ था। तो याद रखिए 1936 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो ये लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो ये लखनऊ में हुआ था। और इसके संस्थापक कौन थे, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती खुद थे। और इसके महासचिव कौन थे, तो एन जी रंगा। याद रखिएगा एन.जी. रंगा, ठीक है। इसके कौन थे, तो सचिव थे, याद रखिएगा चलिए। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 कहता है महात्मा गांधी को किस व्यक्ति ने अर्धनग्न फकीर कहकर संबोधित किया था। तो यार इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, विंस्टन चर्चिल ने कहा था। अब कब कहा था, जब वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसमें वो भाग लेने के लिए कहाँ गए थे, लंदन गए थे, ठीक है ना। याद है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की वक्त इनको कहा गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 1931 में, याद रखिएगा डेट भी चलिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 कहता है द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित किया गया था। बहुत इजी क्वेश्चन, किसके शासनकाल में आयोजित किया गया था। तो याद अभी हम एक इससे पहले वाले प्रैक्टिस में बताए थे अ का अक। अब अ का मतलब कितने अक्षर, 1 2 3 4, 4 बौद्ध संगीति। पहला में कौन था, अजात शत्रु, अ से अजात हो जाएगा, क से काला शोक हो जाएगा, अ से फिर हो जाएगा अशोक हो जाएगा, और क से कनिष्क हो जाएगा। तो इस तरह से आप शॉर्टकट में आप याद रख सकते हैं चारों बौद्ध संगीति का, ठीक है। तो पहला बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था, तो अजातशत्रु का। द्वितीय किसके शासनकाल में हुआ था, तो कालाशोक का। तृतीय किसके शासनकाल में हुआ था, तो अशोक का। और चौथा हुआ था कनिष्क का। तो आपसे पूछा क्या है, तो आपसे पूछा कि द्वितीय बौद्ध संगीति, तो अ का मतलब कालाशोक, यानी ऑप्शन आपका 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब रहा सवाल कि कब हुआ था, तो याद है 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ठीक है। आई बस समझ में चलिए। और उस समय उसकी अध्यक्षता कौन किया था, तो शब्बा कामी। याद रखिएगा शब्बा कामी। तो सब जो भी फैक्ट हम बता रहे हैं सब आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है चलिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ 15 कहता है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं। फिर आपको दे दे कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो याद है इसका राइट आंसर आपका बी होगा, इल्बर्ट बिन। इल्बर्ट बिन जो है लॉर्ड लिटन से संबंधित ने। बाकी ठगी प्रथा का दमन विलियम बेटिंग, ये भी राइट है। रिंग फेस नीति वारेन हेस्टिंग, ये भी राइट है। दास प्रथा का अंत लॉर्ड एल्बरो, ये भी राइट है। लेकिन आपका बी जो है गलत है, एल्बर्ट बिन लॉर्ड लिटन, ये गलत है। एल्बर्ट बिन जो होता है लॉर्ड रिपन में होता, यानी इसका कौन था, लॉर्ड रिपन, यानी इससे संबंधित होगा लॉर्ड रिपन, लिटन नहीं रिपन होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 कहता है किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। तो याद है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाए, भारत छोड़ो आंदोलन। अब जब भारत छोड़ो आंदोलन की बात हो रहा तो भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, तो याद रखिए 1942 में। याद है 1942 की बातें हैं चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 17 कहता है किस व्यक्ति ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया था। तो किस व्यक्ति ने कहा था। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, C.F. एंड्रयूज। C.F. एंड्रयूज ने कहा था, ठीक है चलिए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 कहता है भारत दुर्दशा पुस्तिका के लेखक कौन है। ये आपसे पूछा गया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। तो याद है इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, भरतेंदु हरिश्चंद्र। याद है भरतेंदु हरिश्चंद्र। अब यहाँ पर आया है आपका कुछ प्रेमचंद। प्रेमचंद जो है सोजे वतन के लेखक प्रेमचंद्र जी हैं। अगर हम बात करते हैं रश्मि उर्वशी, ठीक है, तो इसके लेखक कौन है, तिरामधारी से दिनकर जी। याद रखिएगा सब फैक्ट, ठीक है। अब भारत भारती के लेखक कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त जी, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन यहाँ पे 90 कहता है कि कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है तो किससे संबंधित है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मीमांसा से। याद रखिए मीमांसा से संबंधित है, ठीक है चलिए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 कहता है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। तो याद रखिए कुशीनारा में प्राप्त हुआ था। कुशी महापरिनिर्वाण का मतलब कि मृत्यु से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो कहाँ प्राप्त हुआ था, कुशीनारा में इनको प्राप्त हुआ था, ठीक है। अब रहा सवाल कि महात्मा बुद्ध इसका जन्म कब हुआ था। तो याद रखिए 563 ईस्वी पूर्व में जन्म हुआ था और 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी।
ठीक है ना। और इनके ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में हुआ, तो ये भी याद रखिएगा। आई कुशीनगर कुशीनारा जो कहाँ है, तो यूपी में है। तो ये सब फैक्ट आपको याद होना चाहिए। बहुत सारे हैं। अगर इसकी बात करें कि पहला उपदेश कहाँ दिए थे, तो ये सारनाथ में दिए थे। और सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, तो ये श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 483 ईस्वी पूर्व में। तो ये सब फैक्ट हैं जो आप लोग को इंपॉर्टेंट है, जो याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने सर्वप्रथम मुस्लिमों को अपने सेना में स्थान दिया था। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, देवराय द्वितीय ने। देवराय द्वितीय ने। अब विजयनगर की बात आ रहा है, तो विजयनगर की स्थापना किसने किया था, तो याद रखिएगा हरि और बुक्का दोनों भाई थे। और ये कब किए थे, तो याद रखिएगा 1336 ईस्वी में। तो ये सब भी आप लोग को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, किसके प्रशासनिक सुधारों के तहत सरकार इकाएं शुरू की गई थी। बिल्कुल जी क्वेश्चन याद रखिए, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी शेरशाह सूरी। अब शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, इससे भी क्वेश्चन याद रखिए, बिहार में है। और बिहार में कहाँ थी, सासाराम में। तो ये सब फैक्ट याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 23 का था, जहांगीर ने किस ब्रिटिश नागरिक को इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि दिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, शिवाजी ने किस वर्ष अफजल खां की हत्या की थी। अफजल खां की हत्या शिवाजी ने कब की थी, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो याद है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 1659 ईस्वी में। याद है 1659 ईस्वी में। और शिवाजी की मृत्यु कब हुआ था, तो याद है 1680 ईस्वी में, भी याद रखिएगा। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, ऋग्वेद में प्रयुक्त अधन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया, तो याद रखिए गाय के लिए किया गया। किसके लिए किया गया धन्या शब्द, तो ये गाय के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, निम्नलिखित महाजनपद और उनकी राजधानी में कौन सुमेलित नहीं है। कौशल की सरस्वती, ये भी राइट है। सूरसेन का मथुरा, ये भी राइट है। वत्स का कौशाम्बी, ये भी राइट है। लेकिन कुरु का अहिछत्र नहीं है, बल्कि कुरु का कहाँ थे, इंद्रप्रथ। याद रखिए इंद्रप्रथ। ठीक है, याद रखिएगा। और ये अहिछल जो कहाँ की राजधानी थी, पंचाल की राजधानी। याद रखिए पंचाल का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू किए थे। स्थायी बंदोबस्त जो व्यवस्था है ये किस वर्ष लागू किया गया था, तो याद है इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 1793 ईस्वी में। 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। अब उसका लॉर्ड कॉर्नवालिस के, याद रखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, नवरत्न किस गुप्त राजा के दरबार में थे। कहा जा रहा है कि नवरत्न जो थे वो किस गुप्त राजा के दरबार में थे। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। याद रखिए चंद्रगुप्त द्वितीय। कमेंट सेक्शन में बताइए गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना, सुमेलित करना। मुद्राक्षर कौन है इसके, तो याद रखिए विशाख दत्त हो जाएंगे, यानी ए का हो जाएगा आपका 3। मृच्छकटिकम का राइटर कौन, यहाँ पे लेखक कौन हो जाएगा, तो शूद्रक, यानी बी का हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अर्थशास्त्र यहाँ लिखा हुआ, इसका हो जाएगा आपका विष्णुगुप्त यानी चाणक्य, तो ये हो जाएगा आपका 4, यानी सी का हो जाएगा 4 और बी का हो जाएगा आपका 1। तो 3 1 4, 3 1 4 देखिए, और उसके बाद 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखा है किस ऑप्शन में यहाँ पे 3 1 4, तो 3 1 4 यानी राइट आंसर आपका सी पे जाएगा। 3 1 4 उसके बाद 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है, प्रसिद्ध विद्वान चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध किस विषय में। अर्थशास्त्र में जो लिखा गया है वो किसके विषय में लिखा गया, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, शासन के सिद्धांत और राजनीति के संबंध में लिखा गया। ठीक है, अगला चलिए क्वेश्चन यहाँ पे 31 कहता है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, यानी 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। और उस समय भीमदेव काठियावाड़ का शासक था, वो बिना लड़े हुए क्या गया, तो भाग खड़ा हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32 कहता है, गुप्त साम्राज्य किसने हुनों को पराजित किया था। गुप्त साम्राज्य के किस शासक ने हुनों को पराजित किया था। ठीक है, तो याद है इसका राइट आंसर आपका सी होगा, स्कंदगुप्त। याद रखिएगा स्कंदगुप्त। ठीक है ना। हुन कब आक्रमण किया था, तो 458 ईस्वी में। याद रखिए 458 ईस्वी में आक्रमण किया था। चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है, भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा
क्रमबद्ध वर्णक पुराणों में मिलता है। पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा, सबसे प्राचीन पुराण पूछा जा रहा है, तो याद है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मत्स्य पुराण जो है सबसे पुराना है। ठीक है, याद रखिएगा। पुराणों की संख्या कितना है, तो याद रखिएगा 8 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सॉरी, पुराणों की संख्या 8 नहीं बल्कि 18 होता है, सॉरी गलती से बोल दिया, लिखा था 18, तो 18 होता है। याद है पुराणों की संख्या कितना होता है, तो 18 होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है निम्नलिखित में से किस शासक ने शुद्ध संस्कृति में पहला लंबा शिलालेख जारी किया, तो याद है इसका राइट आंसर आपका ये होगा रुद्रदामन। याद रखिएगा, रुद्रदामन ने। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है हॉट स्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे, तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा नॉर्मन मायर्स। याद है नॉर्मन मायर्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 कहता है परमान डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में। देखिए बिहार से क्वेश्चन आ गया। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स आ कि बिहार का एग्जाम वाले कि बिहार के क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता, तो बिहार के एग्जाम 2-3 क्वेश्चन देखने इससे ज़्यादा नहीं मिलता है। इन सोचिए कि 10-20 क्वेश्चन ऐसा नहीं है, 1-2-3-4 बहुत है। चलिए तो परमान डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में, तो याद है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाए, ये अररिया में है। कहाँ है, तो अररिया में। ठीक है, इस आई बस समझ में। अब रहा सवाल कि परमान, ये जो परमान डॉल्फिन अभयारण्य है इसमें डॉल्फिन की संख्या कितना है, तो याद रखिए 15 है। कितना है, तो 15 भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37 का। देखिए फिर बिहार से क्वेश्चन आ गया। अनुपम झील बिहार के किस जिले में है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अनुपम झील जो है बिहार के किस जिले में, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ये कैमूर में है। कहाँ है, तो ये कैमूर में है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 38 कहता है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण में क्रमशः वृद्धि हुई, तो कितना वृद्धि हुई, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी होगा, यानी 75 वर्ग किलोमीटर, यानी 75 वर्ग किलोमीटर में क्या वनावरण वृद्धि हुआ, और वृक्षावरण में 338 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39 कहता है भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम 2002 कब लागू हुआ था, तो याद है इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 2005 में। नहीं कि 2000 देखकर यहाँ 2000 तो ऑप्शन नहीं दे रखा, अगर रहता तो मार भी देते लोग, 2005 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 कहता है निम्नलिखित में कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य, तो याद है इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ए हो जाएगा बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए टीचर्स से टीचिंग स्किल से क्वेश्चन दे रखा था। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले यानी भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, तो याद है इसका राइट आंसर क्या होगा, तो सी हो जाएगा विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग के अवसर प्रदान करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कहानी कविता गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे क्या होते, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो सी होगा अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 44 कहता है हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। हाथियों के विषय में, तो याद रहे इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 3 महीनों के हाथी के बच्चे का भार समान लगभग 2 क्विंटल होता है, तो ये कथन आपका सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 45 कहता है हाल ही में किसे विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया, तो याद रखिए इसका राइट आंसर कौन होगा, तो बताइए। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा इंद्रमित गिल को, इंद्रमित गिल को याद रखिएगा। अब यहाँ पर रुचिका यहाँ लिखा हुआ है रुचिरा कंबोज को, तो ये क्या, ये संयुक्त राष्ट्र में भारत का राजदूत है। और अजय बंगा कौन है, तो याद रखिए ये क्या है, तो विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। तो ये सब फैक्ट आप लोग को याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 46 कहता है भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन का क्या नाम रखा गया, तो याद है इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा वरुण ड्रोन। याद रखिएगा वरुण ड्रोन इसका नाम रखा गया। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है हाल ही में किस विभाग द्वारा जागृति शुभांकरम को लॉन्च किया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका सी होगा उपभोक्ता मामलों के विभाग। याद रखिए उपभोक्ता मामलों के विभाग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन में यहाँ पर 48 कहता है नाटो शिखर सम्मेलन के संबंध निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। आपसे पूछा कौन सा कथन में सही नहीं है।
नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन मैड्रिड स्पेन में किया गया, ये भी राइट है। वर्ष 2022 का सम्मेलन इसका 32वां संस्करण था, तो ये भी राइट है। और वर्ष 2023 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन लिथुआनिया में किया जाएगा, तो ये भी राइट है। तो देखा जाए तो सब तो राइट ही है, तो यानी ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाए, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 49 कहता है, हाल ही में बिहार सरकार ने किस नदी पर भारत के सबसे ऊंचे रबर डैम का निर्माण किया? तो याद है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, फल्गु नदी पे। याद रखिए फल्गु नदी पे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है, जैव उर्वरकों के बजाय रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करने से निम्नलिखित में से क्या नुकसान होता है? ठीक है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सभी होगा, उच्च लागत, पर्यावरण प्रदूषण और मिट्टी की कमी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी ऑप्शन आपका डी इज द करेक्ट आंसर, यानी सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन 51 कहता है, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसके द्वारा डीएनए को आरएनए में बदला जाता है? डीएनए को आरएनए में बदला जाता है, तो याद है इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन। याद है ट्रांसक्रिप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है, वह कौन सी प्रक्रिया जिसके द्वारा नई प्रजातियां उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, प्रजातिकरण। याद है प्रजातिकरण उसको कहते हैं। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है, कौन सा पोषक तत्व एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिसे मनुष्य द्वारा पचाया नहीं जा सकता और फलों, सब्जियों और साबुत अनाजों में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर कौन होगा? तो आपका ए हो जाएगा, यानी फाइबर। याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका फाइबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो फाइबर एक प्रकार क्या तो कार्बोहाइड्रेट ही होता है। याद रखिए कार्बोहाइड्रेट ही होता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 54, लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? तो याद है लाल कोशिका, ये लाल रक्तकण की मानी आरबीसी की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो आरबीसी के लिए कौन सा महत्वपूर्ण होता है? आयरन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है, उस जोड़ का क्या नाम है जो तीनों तलों में गति में सहायक होता है? तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाए, बॉल एंड सॉकेट। याद है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 56 कहता है, मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीटभक्षी मछली कौन है? तो याद है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, गम्बूसिया। याद रखिए गम्बूसिया। ठीक है, चलिए अगला कहता है, केंद्रीय रिक्तिका जो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, इसका कार्य क्या? तो याद है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पानी और अन्य पदार्थों को संचित करना। पानी और अन्य पदार्थों को संचित करना। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 58 कहता है, जीनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो आपको बताएं जीनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, अनुवंशिकता का, यानी जीनेटिक का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 59 कहता है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो याद रखिए बहुत बारी क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है, ये दूरी का मात्रक है। दूरी का मात्रक है, सबसे बड़ा दूरी का मात्रक कौन सा है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 कहता है, यदि दो वस्तुओं एक भारी और एक हल्की को जमीन के ऊपर समान ऊंचाई से गिराई जाती है तो कौन सी वस्तु पहले जमीन पर पहुंचेगी? निर्वात लिखा हुआ, तो निर्वात में ते भी क्वेश्चन बहुत बार डिस्कस किया जा चुका है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपको बताना कौन सा होगा, तो डी हो, इनमें से कोई नहीं। भारी वस्तु पहले, ये भी गलत है। हल्की वस्तु पर ये भी है, गलत है। यह वस्तु के आकार पर निर्भर करता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जब निर्वात नहीं है तो चाहे हल्का वस्तु हो या भारी वस्तु, दोनों एक साथ क्या होंगे? अर्थ पे गिरेंगे। ठीक है ना, दोनों एक साथ अर्थ पे गिरेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 61 कहता है, रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है? इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर के अंदर हवा को ठंडा करके। याद रखिए रेफ्रिजरेटर के अंदर के हवा को ठंडा करके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 62 कहता है, प्रकाश तरंग किस प्रकार के तरंग है? याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग। याद रखिए विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 63, अल्ट्रासाउंड तरंग की आवृत्ति रेंज कितना होता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 20,000 हर्ट्ज से 1 मिलियन हर्ट्ज के बीच होता है। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 64 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दे? कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मोटर। मोटर का काम क्या है? जैसे मोटर घरों में, हर घरों में पानी चढ़ाने के लिए मोटर होता है। मोटर में क्या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया जाता है, उसके बाद वो मैकेनिकल वर्क करता है, यानी
इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको देते हैं, उसके बाद ये काम करता है, यानी मैकेनिकल का मतलब वो काम करना, यानी मैकेनिकल वर्क करता है। जनरेटर का काम क्या है, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और ट्रांसफार्मर का काम क्या है, वोल्टेज को घटाना और बढ़ाना। तो ये सब फैक्ट आपको याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में यहाँ पर 65 कहता है निम्नलिखित में कौन सा कारक नहीं है जो एक माध्यम में ध्वनि की गति को प्रभावित करता है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की ताकत। याद रखिए चुंबकीय क्षेत्र की ताकत, ठीक है दोस्त। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 66 कहता है मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा यानी सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व निम्नलिखित में से कौन सा, यानी सबसे ज्यादा शरीर में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो याद रखिए ऑक्सीजन पाया जाता है सबसे ज्यादा, कितना परसेंट, लगभग ये 65% के आसपास ये पाया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 67 कहता है कॉस्मिक किरणें। तो कॉस्मिक किरणें क्या, तो याद है इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, आवेशित तथा अनावेशित दोनों हो सकती है, आवेशित तथा अनावेशित दोनों हो सकती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 68 कहता है आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की त्रिज्या का मान में क्या परिवर्तित होता है। कि कह रहा है किसी भी वर्ग में ऊपर से जब नीचे आते हैं तो उसके परमाणु त्रिज्या के मान में क्या फर्क पड़ता है। तो याद रखिए बढ़ता है, कि ये क्या होता है, तो बढ़ता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 69 कहता है नाभिकीय रिएक्टर में किस धातु का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भारी जल ग्रेफाइट दोनों किया था। इस साधारण बल क्या होता है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा देखिए, क्वेश्चन में क्या डाउट है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर ये साधारण बल क्या होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 70 कहता है 70 कहता है कि निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक प्रदर्शित करता है। तो याद इसका राइट आंसर आपका सी होगा फ्रेंसियम, याद रखिए फ्रेंसियम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 कहता है निम्न में किसका पीएच मान 7 होता है। तो जाहिर से जिसका पीएच मान 7 होता है वह क्या विलेन क्या होता है, उदासीन होता है, वो क्या होता है, उदासीन होता है। और जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वह अम्लीय होता है, और जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है वह क्षारीय होता है। तो ये सब फैक्ट आपको याद होने चाहिए। तो आपसे पूछा क्या है निम्न से किसका पीएच मान 7 होता है, तो हो जाएगा आपका ए, यानी उदासीन विलयन का। जैसे एग्जांपल में ले लीजिए वाटर, यानी जल की बात करते हैं तो ये क्या होता है, उदासीन होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 कहता है वनस्पति घी के निर्माण में कौन से गैस प्रयुक्त होती है। याद है इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में 73 कहता है स्विमिंग पूल के पानी को स्वच्छ रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो याद है इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, क्लोरीन का यूज़ किया जाता है, क्लोरीन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 74 कहता है निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के द्वारा अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो याद है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से, अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 75 कहता है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, तो याद है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और ये किस भाग किस में आता है, तो भाग ये 3 में आता है, मूल अधिकार। और अनुच्छेद की बात की जाती है 12 से 35 अनुच्छेद में आता है। तो ये सब फैक्ट आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। अगर यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सिक्किम। सिक्किम में क्या 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, याद रखिएगा सिक्किम। और कौन कौन सा, तो भी याद रखिए ग्राम पंचायत और जिला पंचायत, याद रखिए ग्राम पंचायत और जिला पंचायत। इसके अलावा मणिपुर में भी यही व्यवस्था है। मणिपुर की अगर हम बात करें तो मणिपुर में भी यही व्यवस्था है, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत, ठीक है। तो ये सब फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 77 कहता है भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन से तत्व शामिल है। तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, 2 यानी राइट आंसर आपका 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 78 कहता है भारतीय संसद बनती है, यानी भारतीय संसद बनती है तो कैसे बनती है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम कितने एज चाहिए, 25, राज्यसभा के लिए 30 और राष्ट्रपति के लिए 35। तो ये सब फैक्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन यहाँ पर 79 कहता है
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल के पास राष्ट्रपति की सहमति के लिए एक विधेयक को सुरक्षित रखने की शक्ति है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा अनुच्छेद 200। याद रखिए अनुच्छेद 200। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 80 कहता है निम्नलिखित में से नगरपालिका से संबंधित 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कुल 18 विषय हैं। याद रखिएगा। चलिए, और ये देखिए नगरपालिका की बात किया जा रहा है तो ये 12वीं अनुसूची में आता है और 74वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया। याद रखिएगा, 74वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया। याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 81 कहता है भारत में 2 सदनों वाली पहली निर्वाचित सदन किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 1952 में। याद रखिए 1952 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 82 कहता है राज्यपाल से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो 1 और 3 आपका राइट होगा, यानी ऑप्शन आपका 20 करेक्ट होगा। ठीक है, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, सही बात है। 3 क्या कहता है अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते थे, भी राइट है, ऑप्शन आपका बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा को फहराना डैश के तहत एक नागरिक का मौलिक अधिकार है। याद है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा संविधान का अनुच्छेद 19A के तहत। याद है संविधान का अनुच्छेद 19A के तहत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 84 कहता है किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती थी? याद है इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? तो आपका ए हो जाएगा। कौन सा संविधान संशोधन? तो याद रखिए 91वें संविधान संशोधन। ठीक है दोस्त, चलिए अब ये 91वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये 2003 में हुआ था। याद रखिए 2003 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 85 कहता है संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य शामिल थे? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 7 सदस्य इसमें शामिल थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 86 कहता है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह स्पष्ट किया गया है कि धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्ण सहमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो आपको बताना है किस अनुच्छेद में यह स्पष्ट किया गया है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा अनुच्छेद 117 में। याद रखिए अनुच्छेद 117 में। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? अनुच्छेद 10 कहता है कि इस अनुच्छेद द्वारा धन विधेयक को परिभाषित किया गया। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 87 कहता है पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? आपको बताना है कि पंचायती राज के संबंध में कौन सा कथन आपका गलत है। तो याद है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 11वीं सूची में कुल 18 विषय दिए गए, ये आपका क्या है कथन गलत है। तो आपको देखिए 11वीं सूची में कुल विषय 29 थे। याद रखिए 29, 18 नहीं थे, 29 थे। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 88 निम्नलिखित में से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी, ये आपसे पूछा गया। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र, जो कहाँ है? विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम मतलब आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 89 कहता है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो याद है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अब रहा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की बात है तो इसका मुख्यालय कहाँ था? ये दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा 2 मई 1951 का, 2 मई 1951, 5 है। ठीक है ना, 51 को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 90 कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो याद है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवाद एवं समाजवाद दोनों की विशेषता का सम्मिश्रण है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 91 कहता है केंद्रीय बजट के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कृषि ऋण लक्ष्य क्या? कृषि ऋण लक्ष्य क्या है?
तो याद है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 20 लाख करोड़ रुपये। याद रखिए 20 लाख करोड़ रुपये। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 92। कहता माउंट कोयोबो, कह रहा माउंट कोयोबो स्थित है, आपको बताना है कि ये कहाँ है। याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा दक्षिणी अंडमान में। कहाँ है तो ये दक्षिणी अंडमान में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 93 कहता है निम्नलिखित में कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा दूध सागर। दूध सागर जो है राजस्थान में नहीं है, बल्कि ये कहाँ है तो ये गोवा में है। कहाँ ये गोवा में, याद रखिएगा गोवा में है। ठीक है, किस नदी पे, तो ये मांडवी नदी पर स्थित है। ठीक है, उसी तरह से अब देखिए ये तो राजस्थान में लिखिए, अभी देखिए यहाँ पर लिखा होगा बिहारी जलप्रपात, क्या भी राजस्थान में, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, कमेंट्स में इसको देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऐसे तो ये क्या है दूध सागर कहाँ है, तो गोवा में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 94 कहता है गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है। गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिए महाराष्ट्र में स्थित है। याद रखिएगा महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 95 कहता है जवाई तथा सुकड़ी किसकी सहायक नदी। याद है इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा लूनी की। याद रखिए लूनी की ये क्या है सहायक नदी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 96 कहता है कोयम्बटूर एवं कोचिन वो कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा पालघाट। याद रखिए पालघाट दर्रा जोड़ता है। अगर वही हम बात करते हैं थालघाट, थालघाट किसको जोड़ता है, ये नासिक और मुंबई को जोड़ता है थालघाट। अगर वही हम बात करते हैं भोरघाट, ये जोड़ता है किसको, मुंबई और पुणे को जोड़ता है। तो इस तरह से फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 97 कहता है निम्नलिखित में कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण, ठंडी जलधारा का उदाहरण है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी होगा हमबोल्ट। हमबोल्ट जो है ठंडी जलधारा का उदाहरण है और ये प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा। याद रखिए प्रशांत महासागर की ये ठंडी जलधारा। याद रखिए अगर वही हम बात करते हैं सुषमा का, सुषमा और क्यूरोसियो का, ये प्रशांत महासागर का क्या है, ये दोनों जो है गर्म जलधारा है। ठीक है, चलिए उसी तरह से अगर हम इरमिंजर की अगर बात करते हैं तो ये अटलांटिक महासागर का गर्म जलधारा है। अटलांटिक महासागर का गर्म जलधारा है। और साथ साथ ये भी याद है कि अटलांटिक महासागर की बात आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि अटलांटिक महासागर का आकार जो है ABCD के किस लेटर के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 98। क्वेश्चन नंबर 98 कहता है किस देशों को वनों का देश के उपनाम से जाना जाता है। तो याद है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा कांगो को। याद रखिए कांगो को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 99 कहता है निम्नलिखित में कौन वलित पर्वत के उदाहरण नहीं है। कौन वलित पर्वत के उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर पारसनाथ जो है ये वलित पर्वत के उदाहरण है। बाकी हिमालय, आल्प्स, यूराल, रॉकीज, एंडीज ये सब क्या है वलित पर्वत के उदाहरण है। तो अब रहा सवाल कि पारस जो है किस तरह का पर्वत का उदाहरण। याद रखिए यह अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण। याद रखिए अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण। इसके अंतर्गत और आते हैं नीलगिरी की पहाड़ी और सतपुरा की पहाड़ी। ये तीनों पहाड़ी जो हैं ये अपशिष्ट पर्वत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और लास्ट 100 कहता है किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है। आपको बताना है किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है। तो याद है इसका राइट आंसर आपका बी हो जानी बुध ग्रह। अब बुध ग्रह क्या सबसे छोटा ग्रह है और साथ साथ ये भी याद रखिए सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह है। ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने आप लोगों के साथ 100 MCQ डिस्कस किया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सेशन आप लोग को बहुत ही पसंद आया होगा। ठीक है दोस्त, और जो फ्रेंड इस चैनल पे पहली बार अगर विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो इसी के साथ में वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।